सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आज इस पॉडकास्ट के लिए हम गैदर हुए हैं, तो इसका पर्पस क्या है? देखिए, किसी भी चीज़ के पीछे एक लॉजिकल रीज़न बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि इस पॉडकास्ट का कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है, बिल्कुल है। और वो ये है कि इस माध्यम से सोशल मीडिया अपने आप में बड़ा पावरफुल मीडियम है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। तो आज इस मीडियम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो हमने पूरे साल में एक्टिविटीज़ की, हमने कहाँ अचीवमेंट किए, कहाँ हमें अभी अचीवमेंट करने की ज़रूरत है, ये सारा मैसेज मैं पेरेंट्स तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये तो मेन पर्पज़ है। दूसरा, मैं ये भी चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आज के सिनेरियो में सीमित नहीं रह जाए। पॉडकास्ट मैपल के लिए एक वो एक्टिविटी है जो थ्रू आउट द ईयर हमेशा चलेगी। इसमें टॉपिक्स डिफरेंट आएंगे, हम सोसाइटी को भी एड्रेस करेंगे, हम ऐसी चीज़ें भी लेंगे जो हमें लगता है कि एक जिम्मेदार स्कूल होने के नाते हम सोसाइटी के कुछ उन प्रॉब्लम्स को, कुछ उन सिनेरियोज को एड्रेस कर सकें, जिससे लोगों में एक अवेयरनेस भी आए। तो इसके दोनों पर्पज़ हैं फॉर द टाइम बीइंग। अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो आज हमारा पर्पज़ है पेरेंट्स तक अपनी बात पहुंचाना और फ्यूचर में उन टॉपिक्स को इस पॉडकास्ट के माध्यम से बाहर लेकर जाना जो लोगों को, हमें लगता है कि जो लोगों तक पहुंचने की, जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। What sign clearly show that education needs to change, not later? देखो, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि ये वो क्वेश्चन है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिबेट की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? किसी भी व्यक्ति का भविष्य कब डिसाइड होता है? जब वो एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से लेता है। और एजुकेशन हमारे देश में इस सिनेरियो के अंदर है, इस सिस्टम के अंदर है, उसको समझा नहीं जा रहा है कि टेक्निकली एजुकेशन है क्या। अगर किसी चीज़ का इलाज आपने आज नहीं किया तो शायद भविष्य में आते आते उस चीज़ का जो बीमारी है वो लाइलाज बन जाती है, उसका कोई आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। आज स्टूडेंट्स को जो कि चारों तरफ से घिरे हुए हैं, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब से या अननेसेसरी प्रेशर से, उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उन्हें आज गाइडेंस मिले, उन्हें आज उनको अवेयर किया जाए कि नहीं, जो जिस दिशा में आप जा रहे हो ये आपकी सही दिशा नहीं है, आपकी दिशा ये होनी चाहिए। और वो कैसे होगी? वो डिस्कशंस के थ्रू होगी, जैसे हम कर रहे हैं। वो मेरे समझने से होगी, आपके टीचर्स के समझने से होगी, वो आपके पेरेंट्स के समझने से होगी। तो टेक्निकली आपके क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल 100% ये है कि यस, इट नीड्स टू बी डिसाइडेड टुडे ओनली, अदरवाइज टुमारो विल बी टू लेट। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या एजुकेशन अब सिर्फ मार्क्स तक ही रह गई है? बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन और ये हकीकत भी है कि आज हम सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के पीछे हैं। आप देख लो, 99% मार्क्स आते हैं, 98% मार्क्स आते हैं, 97% मार्क्स आते हैं। टेक्निकली इतने मार्क्स जब हम लोग पढ़ते थे या आपके पेरेंट्स पढ़ते थे या उनके पेरेंट्स पढ़ते थे तो शायद कभी 90 क्रॉस तो हुआ ही नहीं था। 60%, 65%, दैट वाज द पैरामीटर हाईएस्ट। आज एजुकेशन में मार्क्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप देखोगे तो नॉलेज बहुत कम है। अब अगर मैं जनरल साइंस की बात करूँ, अगर 12th क्लास के किसी स्टूडेंट से ये बोला जाए कि आप एक एप्लीकेशन लिखो विदाउट मिस्टेक्स, तो शायद नहीं लिख पाएगा। लेकिन आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स जब कभी पढ़ा करते थे और उनके 60% मार्क्स आते थे तो वो उनका इंग्लिश का पार्ट या उनकी नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग थी। क्यों? आज की डेट में किसी भी एजुकेशन के पैटर्न को, एग्जाम के पैटर्न को बिल्कुल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ईजी बना दिया गया। एजुकेशन कभी भी ईजी बनाने से संपूर्ण नहीं होती। एजुकेशन का मतलब है, आपके एग्जाम पैटर्न का मतलब है कि आपको थॉरो नॉलेज कितनी हो पा रही है। थॉरो नॉलेज आज की डेट में नहीं। इसे सही करने के लिए कहीं ना कहीं उनको बहुत सारे चेंजेस करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आज बच्चा 2 पेज का ऐसे याद करता है तो स्ट्रेस में आ जाता है, अगर 9 मार्क्स से 8 मार्क्स आ जाते हैं तो स्ट्रेस में आ जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों की गाइडेंस गलत है, हम लोगों के सिस्टम गलत हैं, उनमें सुधार की ज़रूरत है और यही हमारा पर्पज़ है। तो मार्क्स के पीछे भागने की बजाय मुझे लगता है कि क्वालिटी के ऊपर जाना चाहिए। क्वालिटी जिसके पास है उसे मार्क्स की कोई ज़रूरत नहीं। एक एग्जाम्पल नहीं है, हजारों एग्जाम्पल ऐसे हैं कि बहुत सारे लोगों के जिनके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, वो ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हैं। आप आज बहुत सारे बच्चे आईएएस में सिलेक्शन होता है तो ऐसा नहीं है कि उनके 100% मार्क्स आए कभी या 90% मार्क्स आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 12th में बहुत अच्छा रैंक नहीं ले पाते हैं, 10th क्लास में बहुत अच्छा रैंक नहीं ले पाते हैं, बट दे आर आईएएस, दे आर डॉक्टर्स, दे आर इंजीनियर्स। क्यों? धीरे धीरे ग्रोथ होना, नॉलेज के साथ ग्रो होना, इट्स अ वेरी सेपरेट थिंग from just receiving marks, only marks. It will not decide your destiny, your quality will decide your destiny. सर, मुझे आपसे ये पूछना है कि जो वर्ल्ड की जो रियलिटी क्लासरूम्स है, वो वर्ल्ड की जो रियलिटी है उससे जुड़ी है?
मैं आपके सेंटेंस को, आपके क्वेश्चन को पहले डिफाइन कर देता हूँ, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ मैं इसे। वर्ड की रियलिटी इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ गुड सिटीजन, जो हमें सीखना चाहिए, और स्किल बेस्ड लर्निंग। दोनों चीज़ों पे मुझे लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सुधार की बहुत सख्त ज़रूरत है। पहला सुधार किस बात पर, कि हम शायद कहीं ना कहीं अपने ग्राउंड रियलिटी से दूर भाग रहे हैं। आज से बहुत साल पहले जब गुरुकुल सिस्टम हमारे देश में था, तो शायद हम लोगों का थॉट प्रोसेस एक अलग तरीके का था, बड़ा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस था। आज वो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस शायद हमारे पास नहीं है। हम एक रैट रेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, मुझे लगता है ये दूर होना चाहिए। सेकंड, स्किल बेस्ड लर्निंग। स्किल बेस्ड लर्निंग अब कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस होनी शुरू हुई है NEP के थ्रू, पर हम लोगों ने पिछले साल भी इस दिशा में काम किया था, और अभी भी इस साल भी इस एकेडमिक सेशन में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो स्किल बेस्ड होंगी। तो आपका क्वेश्चन अपनी जगह सही है। उसका जवाब ये है कि टेक्निकली आज का सिस्टम जो एजुकेशन का है वो ना तो स्किल बेस्ड है, और ना ही वो कहीं ना कहीं हमें अपने ग्राउंड से जोड़ पा रहा है। अगर हम देखें तो देखो, रिस्पेक्ट कितनी कम हुई है। अगर स्टूडेंट्स किसी टीचर की बात करें तो आज से पहले जो स्टूडेंट्स टीचर को रिस्पेक्ट देते थे, शायद आज की डेट में वो नहीं है। आज से पहले जो पेरेंट्स टीचर्स को रिस्पेक्ट देते थे, शायद वो रिस्पेक्ट आज की डेट में नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम अपने उस बड़े पॉजिटिव एनवायरनमेंट से दूर हुए हैं। टीचर्स की भी मैं बात करूं तो शायद बहुत डेडिकेटेड टीचर्स आज की डेट में अवेलेबल नहीं हैं। शायद हम सब बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं। मुझे लगता है कि ये फील्ड वो है जिसको प्रोफेशनलिज्म से बिल्कुल दूर रखा जाना चाहिए। ये इमोशनल फील्ड है। यहाँ प्रोफेशन, हम सब अपने प्रोफेशन में हैं। टीचिंग मेरा प्रोफेशन है, टीचर्स का प्रोफेशन है, लेकिन उस प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अलावा भी हमारी मानसिक जिम्मेदारी बनती है, हमारा नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम कहीं ना कहीं इमोशनल बॉन्ड को पहले बनाएं। जब तक मैं आपको ये नहीं मानूंगा कि आप मेरे खुद के बच्चे हो, तब तक मैं आपको क्या दे पाऊंगा। अगर मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि नहीं, ये तो स्टूडेंट्स हैं और मुझे मेरी जॉब करनी है, तो शायद एक इमोशनल कनेक्ट हमारे बीच में बने नहीं पाएगा। आई नीड टू कंसीडर यू आर जस्ट लाइक माई सन एंड माई डॉटर। तब वो जाके कहीं मैं इमोशनल कनेक्ट बना पाऊंगा, तब मैं कहीं आपके लिए पेन ले पाऊंगा, और तब मैं कहीं आपके लिए कुछ कर पाऊंगा। इस चीज़ का मुझे लगता है कि अभाव है, और उस अभाव को दूर होना चाहिए। कम से कम मैपल के अंदर मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक बॉन्डिंग के रूप में काम करें, हम सिर्फ एक सेग्रीगेटेड पार्ट्स के रूप में काम ना करें। दैट इज़ माई ओपिनियन। सर, आई वांट टू आस्क दैट आपने मैपल में इतने सारे इवेंट्स, वर्कशॉप्स करी, तो उसमें आपका सक्सेस रेट क्या रहा? अगर मैं सिर्फ सक्सेस रेट की बात करूं तो दैट इज़ अराउंड 40 to 50%। और ये शायद बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मेरा स्टेटमेंट है। मैंने कभी ऐसा क्लेम नहीं किया था कि मैं एक ही साल के अंदर 100% चेंजेस ले आऊँगा, एंड नोबडी कैन डू दैट। येस, इट टेक्स टाइम। जैसे लास्ट ईयर की बात करें तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग नहीं करा पाए थे, पर इस बार हमारा जो बेसिक अचीवमेंट रहा, जैसे क्रिएटिव वर्कशॉप हमने ली। क्रिएटिव वर्कशॉप में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी पोम्स लिखी, राइटिंग लिखी, जो कि हमने अमेज़ॉन पर हमने पब्लिश कराई, किंडल पर एक ई बुक हमने लॉन्च की। ये एक अच्छा अचीवमेंट है। पब्लिक स्पीकिंग में अब मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स अच्छा बोलने लगे हैं, और पब्लिक स्पीकिंग तो वो पार्ट है जो आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसको आपने मास्टरी लेनी ही लेनी चाहिए। आप IAS बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, बिजनेसमैन बन जाएं, बिना पब्लिक स्पीकिंग के आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। मुझे लगता है कि असेंबली में अगर आपने ध्यान दिया हो, पेरेंट्स ने भी देखा हो, तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट क्लास के बच्चों ने पूरी असेंबली ऑर्गेनाइज की थी। फर्स्ट क्लास का बच्चा बहुत छोटा होता है, लेकिन उसने बड़ा सक्सेसफुली उस चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, कंडक्ट किया, पूरी असेंबली को एक तरीके से मैनेज किया। सो ये भी एक अपने आप में एक अचीवमेंट है। और ये क्यों हो पाया? क्योंकि हम आपको एक्सपोजर दे रहे हैं। अगर किसी चीज़ का एक्सपोजर मिलेगा ही नहीं, तो शायद हम उसको फेस करने की अपने अंदर काबिलियत कभी भी नहीं लेकर आ पाएंगे, हमारे अंदर कैपेसिटी डेवलप ही नहीं होगी। जैसे जैसे आपको प्लेटफॉर्म्स मिलते जाएंगे, जैसे जैसे आपको एक्सपोजर मिलता जाएगा, आप लोग उस दिशा में और आगे एक्सेल करना शुरू कर दोगे। तो टेक्निकली येस, 30-40% हुआ, 50% हुआ, दैट डजेंट मैटर। लेकिन हुआ वो चाहे 1% है, 2% है, 3% है। अगर मैं आज 1 कदम चल सकता हूं तो मैं 10 कदम भी चल सकता हूं। मैं 10 कदम चल सकता हूं तो मैं 1000 कदम भी चल सकता हूं। द नीड इज दैट वेदर वी आर मूविंग फॉरवर्ड और नॉट, इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। सो टेक्निकली मुझे लगता है कि हम बहुत सही दिशा में चल रहे हैं। रातों रात चीज़ें ना शायद कभी इस दुनिया में हुई हैं, ना कभी होंगी। हमारा प्रयास है, और प्रयास जब अच्छे होते हैं तो वो तकलीफदायक तो होते हैं, तो दिक्कतें आती हैं, शायद पेरेंट्स के पार्ट पर भी आती हैं, आपके पार्ट पर भी आती हैं, मेरे पार्ट पर भी आती हैं। लेकिन जब तक हमारा माइंडसेट ये है कि हमें काम करना है और हर हालत में करना है, तो फिर चाहे वो चैलेंज 1 हो, 2 हो, 3 हो, छोटा हो, बड़ा हो, उसका कोई मायने नहीं रहते। और सर्टेनली वी विल बी सक्सेसफुल इन दिस इवेंट। सर, ज़्यादातर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, बट
बोलते टाइम और अपने आइडिया एक्सप्रेस करने में से घबरा जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? टेक्निकली मुझे लगता है कि एक वर्ड में अगर इसको डिफाइन करूं तो दे लैक एक्सपोजर। क्योंकि एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को पॉलिश नहीं कर पा रहे हैं। अभी स्टूडेंट्स ने जो फेस किया, जो उनको एक्सपोजर है, वो एक्सपोजर उनका सिर्फ और सिर्फ बुकिश है। उनके पास सामने एक बोर्ड होता है, वो ग्रीन बोर्ड है या वाइट बोर्ड है, उनके पास टेस्ट हैं, लर्निंग के लिए टॉपिक्स हैं, पर उन्हें वो चीज़ें नहीं मिल पा रही जिससे एक्चुअल उनका डेवलपमेंट होगा फ्यूचर में। तो क्योंकि एक्सपोजर नहीं है, कहीं ना कहीं हेजिटेशन है, और ये तो बहुत बड़ा एक सिनेरियो है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फेस भी करते हैं इन नेगेटिविटी। बहुत अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट हैं, बहुत स्टूडियस हैं, सब कुछ है, लेकिन बोल नहीं पाएंगे। इसी चीज़ को दूर करने का हमारा प्रयास है। और अगर आप देखोगे तो अभी आप मुझसे बात कर रहे हो, हम लोग कैमरा फेस कर रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं हेजिटेशन आप लोगों के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बार बार आप लोगों की पब्लिक स्पीकिंग की वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं, असेंबली में आपको बोलने का चांस दिया जाता है। एक हम लोगों ने टास्क इंट्रोड्यूस किया था कि आप घर पे न्यूज़ देखोगे, हम असेंबली में आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। इस सब का पर्पस क्या है? टू गिव एक्सपोजर। जितना ज़्यादा एक्सपोजर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। सर, अकॉर्डिंग टू यू, जो क्वेश्चन एक हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि एजुकेशन सिस्टम में से क्या चेंजेस आने चाहिए, और अगर ये चेंजेस नहीं आए तो स्टूडेंट को आगे क्या रिस्क और चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं फ्यूचर में? आपके पहला क्वेश्चन का पार्ट तो ये है कि एजुकेशन में चेंजेस क्या होने चाहिए, और दूसरा पार्ट ये है कि स्टूडेंट्स क्या फेस करेंगे। देखो, चेंजेस तो ये होने चाहिए कि एजुकेशन हमारी बड़ी मोनोटोनस है। हमारी एजुकेशन में एंटरटेनमेंट नहीं है। एंटरटेनमेंट से मेरा मतलब डांस नहीं है। एंटरटेनमेंट से मेरा मतलब है कि हम कभी भी किसी भी टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाकर ना तो पढ़ा पाते हैं, ना ही हम उसको पढ़ पाते हैं। छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि आप जब सेलिब्रेशंस होते हैं, वेदर इट्स बर्थडे सेलिब्रेशन, वेदर इट्स मैरिज सेलिब्रेशन, यू पीपल एन्जॉय दैट वेरी मच टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। क्यों? मन लगता है उसमें। लेकिन हम पढ़ने की बात करते हैं तो आपको गेम पीरियड याद आ जाता है तुरंत। क्यों? क्योंकि गेम्स आपको लगता है कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इन कंपैरिजन टू एजुकेशन, इन कंपैरिजन टू टीचिंग, समथिंग लाइक दैट। अब क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं है, और शायद हम इंटरेस्ट क्रिएट कर भी नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से हमें टीचिंग और स्टडी का प्रोसेस है वो बोरिंग लगता है। तो सबसे पहले तो ये मोनोटोनस जो प्रोसेस है ये चेंज होना चाहिए। हमने लर्निंग इज़ फन नाम से एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिसके अंदर आपको डिफरेंट, स्पेशली अगर मैं फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास की बात करूं तो वहाँ ये एप्लीकेबल होता है अभी। तो वहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज़ के माध्यम से टीचर्स क्लास में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये एंटरटेनिंग पार्ट है। एजुकेशन ऐसे ही होनी चाहिए कि हम क्यूरियोसिटी के माध्यम से ज़्यादा अच्छा सीख पाते हैं। दूसरी बात कि स्टूडेंट्स को क्या फेस करना पड़ेगा। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है आप कभी भी परफेक्ट नहीं बन पाओगे। अगर आपका डांस में इंटरेस्ट नहीं है तो आप कभी भी डांस अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। अगर आपका स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है तो आप कभी भी अच्छे से स्टडी नहीं कर पाओगे, और इन द लॉन्ग रन दैट विल वेरी नेगेटिवली इम्पैक्ट योर करियर। आपके फ्यूचर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये इम्पैक्ट बड़ा नेगेटिव पड़ेगा। तो दोनों लेवल पर बात करनी ज़रूरी है, और दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। अगर हम इस मोनोटोनस सिस्टम को एंटरटेनिंग सिस्टम में बदल पाते हैं तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो ज़ीरो हो जाएगा, सबसे पहला। दूसरा, जब स्ट्रेस लेवल ज़ीरो हो जाएगा यू विल एन्जॉय इट, और जब आप इसको एंजॉय करेंगे तो कहीं ना कहीं भविष्य में आप उसके अंदर मास्टरी लेकर आ सकते हो। और जिसके अंदर मास्टरी है, जिसके अंदर जिस चीज़ में हम एंजॉय कर पाते हैं, उस चीज़ में हमें पीछे रहने की कभी आवश्यकता महसूस नहीं होती, हम हमेशा आगे बढ़ें। सर, आप पेरेंट्स के इस माइंडसेट को कैसे बदलोगे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल प्रमोशन है? मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि ये स्कूल प्रमोशन नहीं है, और इसके सबसे अच्छे विटनेस तो आप हैं, क्योंकि हमने कोई प्रमोशन की बात नहीं की। हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं? हम अवेयरनेस पे बात कर रहे हैं, हम सेंसिटाइजेशन पर बात कर रहे हैं। मैं जो चाहता हूँ, या जो इस स्कूल का थिंक टैंक चाहता है, वो ये कि हमने अगर कुछ भी अच्छा किया है, या हमारी सोच अगर कहीं पर भी अच्छी है, तो वो पेरेंट्स तक मैसेज जाए, उनको अवेयर करना चाहते हैं। और सोशल मीडिया एक इतना पावरफुल मीडियम है कि जिसके थ्रू मैं मेरी बात शायद एक बार में 1 लाख लोगों तक पहुंचा सकता हूं। दैट इज़ द ओनली पर्पस। रही बात इस बात की कि ये एक प्रमोशनल स्टंट है, जैसे कि आपके दिमाग में थॉट आया कि ये प्रमोशनल तो नहीं है, तो टेक्निकली कोई भी चीज़ प्रमोशनल कन्वर्ट हो सकती है अगर वो अच्छी है, ऑटोमेटिकली, मेरे बिना चाहे, राइट। अगर मेरा माइंड सेट या मेरा थॉट प्रोसेस पॉजिटिव डायरेक्शन में है और वो आपके फ्यूचर के लिए काम करने की दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली फैल जाएगी। मुझे इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी चीज़ हमेशा फैलती है, सुगंध हमेशा फैलती है।
राइट। तो जो अच्छा है वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट किया जाएगा सोसाइटी में। उसमें हम इसको प्रमोशनल का कोई अपना एक एजेंडा बनाए कि ये प्रमोशनल एपिसोड है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये आज का नहीं है, मैंने तो अभी पहले भी बताया आपको कि थ्रू आउट द ईयर एपिसोड हमारा चलेगा। आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कल को हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, फिर आपके करियर काउंसलिंग पे बात करेंगे, फिर हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस। तो प्रमोशन वाला कोई एपिसोड नहीं है, कोई इशू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट मेरी सभी से ये है, क्योंकि शायद समय के अभाव की वजह से हम बहुत सारे पेरेंट्स से मिल नहीं पाते हैं, अपनी बात उन तक पहुंचाने का एक ये ज़रिया है। और शायद आप लोगों को मैंने एक बार भी ये नहीं बोला अभी तक कि आप ऐसे याद करो, ऐसे वो करो। जो चीज़ें हैं जो एक्चुअल में हमने की वो लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है, इसीलिए इस एपिसोड को एस्टेब्लिश किया गया। हाँ भूमिका, आपका क्वेश्चन बताओ। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब तक की यात्रा में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? लाइक आई सेड बिफोर कि सबसे पहले तो माइंडसेट चेंज करना, ये जो मार्क्स का रैट रेस है इसको कंट्रोल करना। इस चीज़ से मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान भी होता हूँ, आहत भी होता हूँ कि हम सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के पीछे क्यों हैं। हम क्रिएटिव राइटिंग की वर्कशॉप्स करवाते हैं, हम पब्लिक स्पीकिंग की वर्कशॉप्स करवाते हैं, मैं गेम्स के लिए आप लोगों को पीरियड्स अरेंज करके देता हूँ। लेकिन गेम्स में अगर आप देखोगे तो आप कुछ सीखने की कोशिश नहीं कर पा रहे हो, आप सिर्फ घूमते हो, झूला झूलते हो, स्विंग्स का यूज़ करते हो। टेक्निकली गेम पीरियड इसलिए नहीं है, गेम पीरियड इसलिए है कि आप सीखें कि अगर 100 मीटर रेस में जाना है तो उसके बेसिक पैरामीटर्स क्या हैं, कैसे मैं अपने आप को एक्सेल कर सकता हूँ, कैसे मैं इस चीज़ में परफेक्शन ला सकती हूँ। ये सारी चीज़ें सीखने का माध्यम अगर गेम पीरियड बनता है तो वो अच्छा है। लेकिन एक मोनोटोनस प्रोसेस को हम क्यों करें? तो ये जो माइंडसेट है वो चाहे स्टूडेंट्स का है, चाहे वो पेरेंट्स का है, चाहे वो टीचर्स का है, चाहे वो मेरा खुद का भी है, इस माइंडसेट को बदलने की सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है आज की डेट में। किसी भी चीज़ का अगर कोई फ्रूटफुल रिजल्ट हम लोग गेन नहीं कर पा रहे हैं तो वो ऑब्वियसली इतना मुझे नहीं लगता कि उसके पीछे हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालना चाहिए या उसको फॉलो करना चाहिए। दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आज के समय पर मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर्स बनाना चाहते हैं, तो आप पेरेंट्स के इस माइंडसेट को कैसे चेंज करेंगे? थ्रू डिस्कशन, थ्रू पॉडकास्ट, थ्रू इंटरेक्शन। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं किसी से भी आज एक क्वेश्चन करूं कि आपका फ्यूचर गोल क्या है, तो मेरे पास जवाब क्या आते हैं? इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, MBBS करनी है, IAS बनना है, बिजनेस करना है, बस ये मिले जुले से कुछ 10-15 फील्ड। अभी एक सर्वे हुआ था कुछ दिन पहले, उसके अंदर 264 करियर ऑप्शंस हैं जो आपको इन चीज़ों से अलग भी मिलते हैं। अब हमें डॉक्टर बनना है, लेकिन हम कभी इस डेप्थ में नहीं जाते कि डॉक्टर बनने के बाद एग्जैक्टली हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। आज की डेट में करंट स्टेटस डॉक्टर्स जो बन रहे हैं लोग, उनका क्या है, कितनी उनको सैलरी मिल पाती है, कितना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितने वो स्टडी करते हैं, कितने साल वो एक्सपेंड करते हैं कि हम इस चीज़ को करेंगे तो इतने साल बाद हम कहीं ना कहीं डॉक्टर बन पाएंगे। सेम इज़ द केस विद इंजीनियर। आपको पता है कि जो इंडिया में इंजीनियर्स की स्टार्टिंग सैलरी है, रफ अगर इस स्केल पे बात करूं तो 15 से 30,000 रुपये के बीच में है। क्या आपको लगता है कि 5-6 साल इन्वेस्ट करने के बाद आप इस सैलरी को डिजर्व करते हो? लगभग अगर हम डेटा निकालें नेट से तो 75% इंजीनियर्स आज की डेट में जॉबलेस हैं इंडिया के अंदर। हम क्यों उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग सक्सेसफुल हुए, उनके अंदर कैलिबर था, दे डिजर्व्ड इट, दैट्स व्हाई दे बिकेम सक्सेसफुल। हमें सबसे पहले तो अपने पोटेंशियल को पहचानना, ये पेरेंट्स को समझाना बहुत ज़रूरी है। एक कोटा सीकर की भीड़ लगी हुई है कि हम कोटा जाएंगे, हम सीकर जाएंगे, कि भाई बच्चे से ये नहीं पूछा जा रहा है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका पोटेंशियल है भी कि नहीं है, उसको जज नहीं किया जा रहा है। इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि हमारे पड़ोस का बच्चा कोटा जाता है तो मेरा बच्चा भी कोटा जाएगा। इट्स अ रैट रेस। सबसे ज़्यादा इसमें पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है, स्कूल्स को समझने की ज़रूरत है, और खुद स्टूडेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है कि मेरे पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली अगर मैं किसी कैरियर ऑप्शन को चूज़ करता हूँ या करती हूँ तो मेरे सक्सेस होने के चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, व्हाई शुड आई डू दैट? तो यस, पेरेंट्स से हम इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे। इसी माइंडसेट को चेंज करने में सबसे ज़्यादा इश्यूज आते हैं और मुझे भी आ रहे हैं, बट यस आई एम डूइंग दैट ऑन ए वेरी कंटिन्यूटी लेवल। जब तक मुझे लगता है कि अच्छे एफर्ट्स नहीं डाले जाएंगे, हम शायद इस मिशन को, इस विज़न को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और उसमें उसी वजह से, उसी प्रोसेस की वजह से मैंने आप लोगों से बात की, हमने इस पॉडकास्ट को एस्टेब्लिश किया, लोगों तक ये जाएगा, लोग हमारी बात को समझेंगे, एंड दैट इज़ द ओनली पर्पस। थैंक यू।